हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ साइकोलॉजी, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, और बीएड फर्स्ट ईयर में जिसको ग्रोइंग अप एज अ लर्नर कहा जाता है, उसके बारे में बताया था। उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था कि कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, और ये हमारे टेट के एग्ज़ाम में, इवन सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो चलिए हम इसे ही आज यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट में दो पार्ट में बटी हुई है, जैसे अधिगम मनोविज्ञान और अधिगमकर्ता, जिसे आप सामने ही देख सकते हैं। क्या मनोविज्ञान और अधिगमकर्ता। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मनोविज्ञान है क्या, और अपने इस पेपर में जो हम देंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, इसमें हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पता होने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर मनोविज्ञान है क्या और मनोविज्ञान को हम पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं। सभी को पता है कि हमें एक टीचर बनना है, और मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार का मॉडिफिकेशन करने में टीचर की हेल्प करता है। फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मॉडिफिकेशन और एक होता है चेंज। हमें किसी का बिहेवियर नहीं करना होता, क्योंकि जिसका जैसा बिहेवियर है वो वैसा ही रहना है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि चेंज तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हमें नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी लानी है, बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिव एस्पेक्ट को लाना है। और सभी बच्चे अपने आप में यूनिक है, हमें ये सोचना है, हमें किसी भी बच्चे को छोटा या बड़ा नहीं कहना है, और उसी के अनुसार हमें उनको स्टडी करानी है। पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, बच्चे पर बर्डन डालते हैं, लेकिन टीचर बच्चे की पोटेंशियल समझकर उसके व्यवहार को मॉडिफाई करता है, ताकि बच्चा अपना जो एम है, जो उसमें पोटेंशियल है, वो अचीव कर सके। तो इसीलिए हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ये तो थी एक छोटी सी बात कि हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं। अब हम मनोविज्ञान देखते हैं कि आखिर जो मनोविज्ञान का आधुनिक रूप हम देखते हैं वो कहाँ से आया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें मनोविज्ञान को कुछ स्टेजेस में बांटकर पढ़ना होगा, ताकि एक क्लासिफिकेशन करके हम अच्छे से प्रत्येक चीज़ को समझ सके। और एग्ज़ाम में भी अगर आप थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे तो आप पूरे मार्क्स अपने गेन कर पाएंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का ही भाग हुआ करता था, मतलब फिलोसफी का ही एक भाग मनोविज्ञान था। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो फिलोसफी है। और सबसे पहले जो अरस्तु नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने इसे दर्शन शास्त्र से अलग विषय माना था, इसीलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछी जाती हैं। 2-2 नंबर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर 1-1 नंबर के मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनमें ऐप पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तब हम कहेंगे दर्शन शास्त्र। और मनोविज्ञान को पृथक करने वाला कौन था दर्शन शास्त्र से, तो अरस्तु। और अगर यहीं पर फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन अलग पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन था। फ्रेंड्स, ये तीनों ही चीज़ें अलग हैं, या फिर हम कह सकते हैं दोनों ही चीज़ें अलग हैं, कि अरस्तु मनोविज्ञान के जन्मदाता हैं, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो विलियम जेम्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की स्टेज की। हम मनोविज्ञान को 4, सबसे पहली जो हमारी स्टेज है वो है हमारी आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले जब अरस्तु ने इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया था, तो उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, और ये उन्होंने कहा था, इसका टाइम पीरियड था 16वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक शताब्दी जो है छूटी हुई है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। हमें इसी तरह याद रखना है, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्शन में याद रखेंगे तो हम इन चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट स्टेज में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, और उसके समर्थक जो थे वो थे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और डेकार्ड थे। और इसको आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया, लेकिन आत्मा की परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण इसको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये वैज्ञानिक जो भी थे, दार्शनिक थे,
ये आत्मा की परिभाषा को स्पष्ट नहीं कर पाए, ये ना ही उसके स्वरूप को बता पाए, इसीलिए इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। जब इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया तो फिर मनोविज्ञान के अर्थ की सेकंड स्टेज आती है, जिसमें मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। और मनोविज्ञान का मन का विज्ञान कहने वालों में पैम्पालोजी, जिनको हम पैम्पानोजी भी कहते हैं, इसके साथ पैस्थालोजी और इनके समर्थक थॉमस रीड भी थे। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया, परंतु मन की परिभाषा भी अस्पष्ट रही, तो इसी कारण से मन की परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। जब मन की परिभाषा भी अस्वीकार हो गई तो फिर मनोविज्ञान को थर्ड स्टेज में, जो कि 19वीं शताब्दी है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस करिएगा कि मैंने 16वीं शताब्दी की बात करी, फिर 17वीं की करी और फिर 19वीं की करी। यहाँ पर 18वीं शताब्दी की बात हमने नहीं करी है। उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि 18वीं शताब्दी को हम अंधयुग के नाम से जानते हैं। इसमें ऐसा कोई भी विकास नहीं हो सका और ना ही इस सब्जेक्ट की तरफ कोई खास ध्यान दिया गया। तो 18वीं शताब्दी को हम डार्क एज या अंधयुग भी कहते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कितना विकास हुआ, तो वहाँ पर हमको बताना है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि 18वीं शताब्दी को अंधयुग डार्क एज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान अपनी थर्ड स्टेज पर था, जिसको हम कहते हैं चेतना का विज्ञान। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान सबसे पहले विलियम वुंट ने कहा था, और इनके समर्थक जो थे वो विलियम जेम्स, विलियम ली, एडवर्ड प्रेमेंफोर्ड टिचनर, ये सभी इनके समर्थक थे। लेकिन जो चेतना का विज्ञान है, जो हमारे मन की चेतन क्रियाएं हैं, उन पर अर्धचेतन और अचेतन क्रियाओं का भी प्रभाव था। इसी कारण से चेतना को परिभाषित नहीं किया जा सका और चेतना की परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। मतलब पहले मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान बना, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर मन का विज्ञान बना 17वीं शताब्दी में, लेकिन मन को भी अस्वीकार कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में इसका कोई विकास नहीं हुआ और फिर 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। लेकिन चेतना भी कई प्रकार की होती है, जैसे अर्धचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि दोनों ही प्रभावों को स्पष्ट नहीं किया जा सका। अब बात करते हैं हम इसकी फोर्थ स्टेज की, जो कि है 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, और ये कहने वाले सबसे पहले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो जे.बी. वाटसन थे। जे.बी. वाटसन ने सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, और इसमें उनके समर्थक वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल आदि थे। चूँकि हम किसी भी प्राणी, चाहे फिर वो मनुष्य हो या कोई पशु हो, उन सभी के व्यवहार का हम अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए मनोविज्ञान की इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया गया और अपने आधुनिक रूप में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ये तो एक बात हुई फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान है क्या और मनोविज्ञान अपने आधुनिक रूप में कैसे पहुंचा। मनोविज्ञान 4 स्टेज को पार करते हुए अपने जो मॉडर्न एज है इसमें पहुंचा है, और वर्तमान में हम इसको व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अब हम मनोविज्ञान के विकास के बारे में बात करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ये अपने आधुनिक रूप में आया है और किस किस मनोवैज्ञानिक का इसमें क्या योगदान रहा है। तो जो हमारा मनोविज्ञान है ये अंग्रेजी भाषा के पी साइकोलॉजी, फ्रेंड्स ये मैंने आपको जानबूझकर बोला है पी साइकोलॉजी, कुछ बच्चे इसको पी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जबकि ये होता है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोलेक के द्वारा दिया गया था। मतलब सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोल्क ने किया था। कब किया था, 1590 में, 1590 में। फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने और कब किया। तो ये किया था 1590 में रुडोल्फ गोल्क ने। इनकी पुस्तक का नाम जो था वो था साइकोलॉजिया, और इन्होंने ही साइकोलॉजिया नाम की अपनी पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा था। ठीक है फ्रेंड्स,
ये तो बात हुई कि कैसे ये अपने विकास को इसने प्राप्त किया और कैसे कैसे मनोविज्ञान को इसका इंग्लिश का नाम मिला। अब हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो किसने और कहाँ पर स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम बुंट द्वारा चेतना पर आधारित, फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना कि वो किस प्रयोग पर आधारित थी। तो उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था, इसीलिए ये चेतना पर आधारित थी। चेतना पर आधारित मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। और ये कहाँ पर की थी? ये लिप्जिंग शहर में की थी, जर्मनी के। और कौन सी यूनिवर्सिटी में की थी? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में। लेकिन विलियम मैकडूगल नाम के एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की और अंतःकरण शब्द पर जोर दिया। फ्रेंड्स, जो मैकडूगल थे ये बिहेवियरलिस्ट थे, मतलब व्यवहारवादी थे, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे। इसी कारण इन्होंने चेतना शब्द की बहुत ज़्यादा आलोचना की अपनी बुक आउटलाइन साइकोलॉजी में और अंतःकरण शब्द पर जोर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, एक फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो विलियम बुंट को माना जाता है, क्योंकि पहली प्रयोगशाला इन्होंने ही स्थापित की थी। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी शब्द की, कि साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया है आपको कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मनोविज्ञान के लिए किसने, कब और कौन सी पुस्तक में किया था। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी शब्द की। साइकोलॉजी शब्द लेटिन, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं या फिर हम यूनानी भी कह सकते हैं, यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। और आज तक इस साइकोलॉजी शब्द को 2 बार परिभाषित किया गया है। मतलब साइकोलॉजी शब्द को 2 बार परिभाषित किया गया है। साइकोलॉजी की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन शब्द को 2 ही बार परिभाषित किया गया है। सबसे पहले इसको परिभाषित किया था गैरिट ने। गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसको साइकी और लोगोस का अलग अलग अर्थ बताया है। साइकी का अर्थ उन्होंने बताया है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके बाद साइकोलॉजी शब्द को पैथोलॉजी, जिसको हम पैम्पानोजी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की शब्द की, और उन्होंने कहा कि साइकी का अर्थ जो है वो मन है। क्या है? साइकी का अर्थ मन है, और लोगोस तो है ही अध्ययन, तो इसलिए उनके अनुसार मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ की पॉइंट्स में परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इन परिभाषाओं को अगर आप की पॉइंट्स में याद रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर वे में याद हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारी परिभाषाएं याद करेंगे तो नहीं हो पाएगी। और एग्ज़ाम में अगर हम 2 से 3 परिभाषा अच्छे से लिख देते हैं तो हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग जरूर पूछा जाएगा। या तो आपसे साइकोलॉजी का मीनिंग, स्कोप एंड नेचर पूछा जाएगा, या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग, स्कोप एंड नेचर पूछा जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो मनोविज्ञान को वाटसन ने व्यवहार का निश्चित विज्ञान कहा है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये कहा है वाटसन ने। इसके बाद है व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो मनोविज्ञान को वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वो है स्किनर की, कि सभी परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। या फिर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारी कीवर्ड्स में थी। अब हम कुछ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो की परिभाषा की। क्रो और क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको की पॉइंट में याद रखें तो ज़्यादा अच्छे से याद हो सकती है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान को क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा है वो है पिल्सबरी के अनुसार। पिल्सबरी ने कहा है कि मनोविज्ञान की सर्वाधिक स्पष्ट परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। मतलब कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है,
नेक्स्ट हमारी परिभाषा फिर से है स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। फ्रेंड्स, अब आपको ये तो पता चल गया है कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन मानव व्यवहार का विज्ञान है तो व्यवहार है क्या? एटलीस्ट मतलब हम व्यवहार, जिसे हम बिहेवियर कहते हैं, बिहेवियर आखिर है क्या? तो एक अर्थशास्त्री, सॉरी फ्रेंड्स, अर्थशास्त्री नहीं, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ तो अर्थशास्त्री ही निकल रहा है मुंह से। एक दार्शनिक हुए हैं जेम्स ड्रेवर, उन्होंने व्यवहार की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में मानव या पशु द्वारा की गई प्रतिक्रिया ही व्यवहार कहलाती है। मतलब कि हमारे सामने कोई सिचुएशन है और उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वही हमारा बिहेवियर कहलाती है। तो ये तो हुई व्यवहार की बात और हमने साइकोलॉजी का मीनिंग देख लिया है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं कि मनोविज्ञान का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था, ये भी पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो सबसे पहले रूसो ने प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि विश्व में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने प्यारे देश भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की। तो हमारे देश भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी और इसको NN सेनगुप्ता, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ने बनाया था। तो ये हमारे इंडिया के बारे में बात हुई। अब फ्रेंड्स, एक आलोचनात्मक कथन वुडवर्थ नाम के दार्शनिक ने मनोविज्ञान के बारे में दिया है, जिसको हम पेपर में जरूर लिखेंगे। इसको हम जरूर नोट करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को अस्वीकार कर दिया, फिर अपनी चेतना को भी खो दिया और फिर उन्होंने व्यवहार को अपने विधि के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले आत्मा लिखेंगे यहाँ पर, फिर ऊपर लिखेंगे मन, फिर इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे हम चेतना और फिर सबसे ऊपर लिख देंगे हम अपना व्यवहार। क्या? ऐसे करके सबसे ऊपर लिख देंगे व्यवहार। इसको अगर आप एक ऐसे डायग्राम में बनाकर फिर नीचे लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा और अच्छे मार्क्स वो आपको देगा। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग लिखना होगा, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं तो एग्ज़ाम में पेपर तो सभी भरेंगे कि किसी ने 3 पेज भर दिए, किसी ने 4 पेज भर दिए, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखना ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ये तो हुई हमारी साइकोलॉजी की बात। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स साइकोलॉजी का नेचर और उसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।